वॉरेन हेस्टिंग्स के ही काल में मैसूर के साथ में संघर्ष चला। उत्तरी सरकार नाम का एक क्षेत्र जो भारत के पूर्वी समुद्र तट पर अवस्थित है, इसमें चिकाकोल, राजमुंदरी, एल्लोर, कोंडपल्ली और गुंटूर के क्षेत्र आते हैं। ये जो उत्तरी सरकार है, यदि इसके मुख्य भाग की बात करें तो ये वर्तमान आंध्र प्रदेश के तटीय भाग थे, जिसमें कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुल, प्रकाशम और गुंटूर, ये जो क्षेत्र हैं, ये इसमें अगर सम्मिलित कर दीजिए तो इस काल के उत्तरी सरकार के रूप में इनको पुकारा जा सकता है। ये सरकार इसलिए कहलाते थे क्योंकि ये इलाका हैदराबाद के निजाम के अधीन था और निजाम की रियासत के उत्तर में अवस्थित था। उड़ीसा के गजपति और गंजाम के जो क्षेत्र थे वह भी इसमें सम्मिलित थे। निजाम उल मुल्क के पुत्र सलावत जंग ने अपनी ताजपोशी के समय कोंडाविट यानी कि गुंटूर का जो क्षेत्र था उसको फ्रांस की कंपनी को दे दिया था, क्योंकि फ्रांस के सैनिकों ने उसको सत्तासीन होने में सहयोग किया था। धीरे धीरे बचे हुए जो चारों क्षेत्र थे वो भी फ्रांसीसियों के अधीन हो गए थे। लेकिन 1759 को जब मसूलीपट्टनम का क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो कंपनी ने मसूलीपट्टनम के किले पर ही अपना अधिकार किया। जो मसूलीपट्टनम के आसपास का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र का प्रशासन जो था वो उसने निजाम के अधीन ही चलने दिया। वस्तुतः कंपनी जो थी वो पूरे के पूरे उत्तरी सरकार पर अपना अधिकार चाहती थी और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत थी। 1765 में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और क्लाइव ने शाह आलम से एक फरमान जारी करवा लिया, जिसमें पूरे उत्तरी सरकार का अधिकार कंपनी को दे दिया गया था। लेकिन निजाम ने उस फरमान को मानने से इनकार कर दिया था। फिर भी कंपनी ने 1766 में उत्तरी सरकार के क्षेत्र जो थे उन पर अपना अधिकार करना आरंभ कर दिया था। निजाम कंपनी की इस कृत्य से काफी क्रोधित हुआ और उसने एक पत्र भी लिखा कंपनी को, धमकी भरा पत्र लिखा, किंतु कंपनी ने उसके पत्र पर किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। निजाम की इच्छा तो यही हो रही थी कि वो तत्काल कंपनी पर आक्रमण कर दे, लेकिन निजाम के जो संसाधन थे वो बहुत सीमित थे और उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वो कंपनी का सामना कर सके, एक ऐसी सेना तैयार कर सके जो कंपनी की सेना का सामना कर सके। निजाम कंपनी की तरफ से इसलिए भी शांत दिखाई दिया क्योंकि उसे हैदर अली का भय भी सता रहा था। एक तरफ हैदर अली
और दूसरी तरफ मराठे मराठे प्रायः उसके क्षेत्र में घुस आते थे, लूट मार करते थे, चले जाया करते थे। अंततः निजाम जो था उसने कंपनी के साथ दोस्ताना व्यवहार करना ही उचित समझा। कंपनी भी उसके साथ दोस्ताना व्यवहार चाहती थी, लिहाजा दोनों के अंदर दो समझौते हुए। एक 12 नवंबर 1766 को हुआ और दूसरा 1 मार्च 1768 को हुआ। इन समझौतों के परिणाम स्वरूप चिकाकोल, राजामुंदरी, एल्लोर, कोंडपल्ली ये जो सरकार के उत्तरी सरकार के हिस्सा थे, ये सब उसने कंपनी को तत्काल हस्तांतरित कर दिए। जहाँ तक गुंटूर की बात उठती है, गुंटूर भी उत्तरी सरकार का ही अंग था। गुंटूर की सरकार जो थी वो वास्तुतः निजाम के भाई बसालत जंग की व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी, और चूंकि वो बसालत जंग की व्यक्तिगत संपत्ति थी इसलिए निजाम उसको कंपनी को हस्तांतरित नहीं कर सकता था, तो उसका मामला रुक गया। बदले में कंपनी ने क्या किया, निजाम को 50,000 रुपये वार्षिक देने का वचन दिया और 1 बटालियन सेना भी उपलब्ध कराई, जिसका नेतृत्व कर्नल जोसेफ स्मिथ की कमान में था। जोसेफ स्मिथ उसका नेतृत्व कर रहा था। जहां तक गुंटूर की बात की जाए, गुंटूर के लिए बताया जाता है कि वह तभी कंपनी को हस्तांतरित हो सकता था जब बसालत जंग की मृत्यु हो जाए। बताया जाता है 1782 में बसालत जंग की मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी कंपनी को गुंटूर का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका था। उसको गुंटूर का अधिकार 1823 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसको पूरी की पूरी उत्तरी सरकार को मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग बना दिया गया था और 1953 तक इसको मद्रास राज्य कहा जाता रहा। बाद में इसको आंध्र प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। अब आंध्र प्रदेश को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। आंध्र प्रदेश अलग हो गया है, तेलंगाना का क्षेत्र अलग हो गया है। निजाम और हैदर अली के मध्य शत्रुता का बेसिक कारण जो था वो चंदा साहब के पुत्र थे। बताते हैं चंदा साहब के पुत्रों को हैदर अली ने अपने यहाँ प्राश्रय दिया हुआ था और ये दोनों ही कर्नाटक की गद्दी के स्वयं को दावेदार बताते थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने वेल्लोर की घेरेबंदी की थी। अंग्रेजों के द्वारा वेल्लोर की घेरेबंदी किए जाने के कारण हैदर अली जो था वो अंग्रेजों से भी बहुत ज़्यादा क्रोधित था। हैदर अली विस्तारवादी नीति अनुसरण कर रहा था। केवल निजाम ही नहीं, मराठे भी हैदर अली से भयभीत रहते थे। 1765 में निजाम के क्षेत्र में एक उपद्रव हुआ था और उस उपद्रव को दबाने के लिए निजाम ने मराठों की मदद ली थी और इसी घटना के बाद से निजाम और मराठों के बीच में मित्रता आरंभ हो गई थी। 1766 में हैदर अली ने इस घटनाक्रम को देख करके कंपनी को सैन्य संधि का प्रस्ताव भेजा था, मगर कंपनी ने चूंकि निजाम के साथ पहले से ही एक संधि की हुई थी, अतः उन्होंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हैदर अली कंपनी के द्वारा उसके प्रस्ताव को ठुकराए जाने के कारण अत्यंत क्रोधित था। इसी दौरान
निजाम को कंपनी से स्मिथ मिल गए थे और मराठे और निजाम के बीच में मित्रता उपज रही थी और इसी कारण निजाम और मराठों ने आपस में तय किया कि वो हैदर अली की टेरिटरी पर आक्रमण करेंगे और दो मोर्चों से आक्रमण करेंगे, निजाम अपनी तरफ से और पश्चिम की तरफ से मराठे। मराठों ने तो पहले हमला कर दिया, किंतु निजाम जो था वो हमला करने में पिछड़ गया। बताते हैं जनवरी 1767 ईस्वी में मराठों का आक्रमण हुआ और इतना तेज हुआ कि वे तुंगभद्रा नदी के तट तक जा पहुंचे। बड़ी तेजी से मराठे घुसे। हैदर अली ने सूझबूझ से काम लिया। मराठों के बारे में वो अच्छी तरह जानता था। मराठों से उन्होंने बातचीत की और 30 लाख देकर के मराठों को वापस जाने के लिए रजामंद कर लिया। निजाम थोड़ा देर से आया। मार्च 1767 में निजाम ने कर्नल स्मिथ के साथ कर्नाटक में घुसपैठ की। यद्यपि वो भी बड़ा ही तीक्ष्ण आक्रमण करता हुआ घुसा और बताते हैं कि वो बंगलौर तक जा पहुंचा। हैदर अली ने पुनः वही काम किया, निजाम को भी संधि के लिए राजी करा लिया। मई 1767 ईस्वी में हैदर अली और निजाम के बीच में संधि हो गई। निजाम 18 लाख रुपए लेकर के उस क्षेत्र से निकलने को तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त निजाम ने टीपू को कर्नाटक का भावी शासक भी स्वीकार कर लिया। अब परिस्थितियां बदल गईं। निजाम और हैदर अली दोनों मित्र हो गए और इन दोनों के बीच उपजती मित्रता को देखते हुए कर्नल स्मिथ जो था वो पहले ही से सतर्क हो गया, क्योंकि निजाम भी कंपनी से उतना ही नाराज था जितना हैदर अली था। और जब दोनों के बीच में मित्रता हो गई तो उन्होंने मिल करके कंपनी के ठिकानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। हैदर अली ने जो आक्रमण किए उनमें उसको ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली। जैसे चंगमा का युद्ध लड़ा उसने, तिरुवन्नमलई का युद्ध लड़ा उसने, इनमें उसको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंबुर की घेरेबंदी की हुई थी, उस घेरेबंदी को भी उसको उठाना पड़ा। कुल मिलाकर हैदर अली का जो ये आक्रमण था, ये आक्रमण विफलताएं ज़्यादा दे रहा था, सफलताएं कम दे रहा था। और उसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि हैदर अली में यूरोपीय घुड़सवार दल हुआ करता था और वो यूरोपीय घुड़सवार दल जो था वो हैदर अली का साथ छोड़ करके अंग्रेजों से जाकर के मिल गया, कंपनी से जाकर के मिल गया। क्योंकि हैदर अली लगातार विफलताओं के द्वारा घिरा हुआ था, इसको देख करके निजाम ने हैदर अली का साथ छोड़ना ही उचित समझा। और जो 1768 की संधि है वो कंपनी के साथ इसी का परिणाम रही। जो पहली संधि थी उस संधि में सब उत्तरी सरकार देने की बात नहीं थी, लेकिन जब दूसरी संधि हुई 1768 में तब निजाम ने पूरा उत्तरी सरकार दे दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। मंगलौर में बंदरगाह हुआ करता था और उस बंदरगाह पर भी कंपनी ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया। यद्यपि हैदर अली ने तत्काल जा करके उसने जो मंगलौर का बंदरगाह था उसको खाली जरूर करा लिया और वहीं तक ही नहीं बल्कि कंपनी के अगल बगल में जो ठिकाने थे उन ठिकानों से भी कंपनी को उसने हटा दिया। मंगलौर के बंदरगाह का अपना एक महत्व था।
हैदर अली एक दूरदर्शी योद्धा था और उसे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि इन यूरोपीय शक्तियों से अगर आपको पार पाना है या बराबरी से टकराना है तो आपके पास एक जहाजी बेड़ा होना आवश्यक है। एक जहाजी बेड़ा, वो भी सैन्य जहाजी बेड़ा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1760 के दशक में हैदर अली ने मंगलौर में एक सैन्य जहाजी बेड़ा तैनात कर दिया था अपना। अंग्रेजों के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि हैदर अली के इस जहाजी बेड़ा में 10 जहाज हुआ करते थे। इस बेड़े के जो नाविक थे, इसका जो बेड़ा था, इसका जो सेनापति था, उसका नाम लुत्फ अली बेग बताया जाता है। लुत्फ अली बेग जो था, उससे उसके जो नाविक हुआ करते थे, बताते हैं वो लोग असंतुष्ट रहते थे। धीरे धीरे वो जो नाविक थे वो लोग जो बेड़ा था उसको छोड़ छोड़ कर चले गए थे। कुछ जो सैनिक उसके पास बचे थे, बताते हैं उन सैनिकों के साथ लुत्फ अली बेग ओनोर स्थानांतरित हो गया था। बताया जाता है कि लुत्फ अली बेग के ओनोर स्थानांतरित होने के पीछे अंग्रेजों का षड्यंत्र था, एक चाल थी। अंग्रेजों की इस चाल में लुत्फ अली बेग फंस गया और जैसे ही वो ओनोर में आकर के स्थापित हुआ, अंग्रेजों ने मंगलौर के पत्तन पर अधिकार कर लिया। हैदर अली ने बड़ी द्रुत वेग से मालाबार का रुख किया और इस अभियान में उसका पुत्र टीपू सुल्तान हैदर अली के निर्देश में पहले ही वहां के लिए चल चुका था। मंगलौर और आसपास का क्षेत्र वापस ले लिया गया। उसके अगल बगल के जो इलाके थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो हैदर अली के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे और उनको कंपनी का समर्थन भी प्राप्त था। हैदर अली ने उन लोगों पर भी कार्रवाई की, उन पर अतिरिक्त कर भी लगाया। इसी दौरान अंग्रेजों ने मराठों को हैदर अली के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने के लिए रजामंद कर लिया। अगस्त 1768 को मराठा सेनापति मुरारी राव भी अंग्रेजों के साथ आ गया। गुर्रमकोंडा, उस्कूटा, इनकी लड़ाइयों में हैदर अली को भारी विफलता हाथ लगी और इससे निराश होकर के वो वापस मैसूर आ गया। हैदर अली को अभी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो और तैयारी करे, अन्यथा उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी। बताते हैं कि मैसूर में उसने एक और बड़ी विशाल सेना संगठित कर ली। सेना को 2 भागों में बांटा और कर्नाटक के लिए चल पड़ा। बताते हैं 2 भागों से होते हुए अंततः वो मद्रास के सामने जा पहुंचे और जब वो मद्रास के सामने पहुंचे तब उनके दोनों भाग एक साथ आ गए। अब मद्रास खतरे में था। कंपनी के अधिकारियों की स्थिति बड़ी ही डामाडोल हो गई थी। वे घबरा गए। हैदर अली ने 2 बार कंपनी के साथ संधि के प्रस्ताव भेजे थे और कंपनी ने दोनों बार हैदर अली के संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आज हैदर अली इस स्थिति में खड़ा था
कि कंपनी को खुद आगे बढ़ करके हैदर अली के साथ संधि करनी पड़ी। 29 मार्च 1769 को दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और हैदर अली जिस बात की वर्षों से योजना बना रहा था, उस योजना के तहत एक धारा उसमें डाली गई और जिस धारा में बताया गया था, यह वचन दिया गया था दोनों द्वारा एक दूसरे को, कि किसी को भी आवश्यकता यदि पड़ेगी तो वो दूसरे को सैन्य सहयोग करेगा। ये हैदर अली की बहुत बड़ी विजय थी और यह सहयोग प्राप्त करने, यह आश्वासन प्राप्त करने के तत्काल बाद 1770 ईस्वी में वो मराठों से दो हाथ करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन मराठा सैन्य बल जो था वो तूफान बन गया और वो मैसूर तक जा पहुंचा। अब हैदर अली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी और हैदर अली ने तत्काल कंपनी को संदेश भेजा कि 29 मार्च 1769 को की गई संधि का अनुपालन किया जाए। इस वक्त उसे सैन्य सहयोग की आवश्यकता है, लिहाजा कंपनी उसको सैन्य सहयोग करे। लेकिन कंपनी ने हैदर अली को सहयोग करने से साफ साफ इनकार कर दिया। हैदर अली के साथ इस तरह की घटना घटने के कारण हैदर अली बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। उसने यह निश्चित किया कि जो अंग्रेज कंपनी है वो विश्वास करने योग्य नहीं है और इसलिए उसने अब फ्रांसीसियों के साथ सहयोग बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो सहयोग था उसमें फ्रांसीसी विशेषज्ञों को तैनात किया गया जो उसके सेना को प्रशिक्षित करते थे। फ्रांसीसी अस्त्र शस्त्र खरीदने आरंभ कर दिए, गोला बारूद खरीदने आरंभ कर दिए। फ्रांसीसियों के साथ हैदर अली की बढ़ती मित्रता को देख करके अंग्रेज व्याकुल हो रहे थे और 1778 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने इस तरह का अभियान, सैन्य अभियान चालू किया, ऐसा लगता था कि वो भारतवर्ष से अब फ्रांस का पूरी तरीके से नामो निशान मिटा देने वाले हैं। 1779 को अंग्रेजों ने माहे पत्तन पर भी अधिकार कर लिया और जब माहे पत्तन पर अंग्रेजों के द्वारा अधिकार किया गया तब हैदर अली जो था वो आग बबूला हो गया। इसी वक्त 1779 में हैदर अली ने मराठों को और निजाम को एक साथ आने का न्योता भी दिया था और जो पहला मराठा प्रकरण है, आंग्ल मराठा प्रकरण है, उस प्रकरण में जो सालबाई की संधि हुई है वो संधि इसी संघ बनाने के जो न्योता चला था इसी से व्याकुल होकर के वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। मराठों को तोड़ने का काम वारेन हेस्टिंग्स कर गए थे। बताते हैं जुलाई 80 में 1780 में हैदर अली ने 80,000 सैनिकों के साथ कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था। पूर्वी घाट के दर्रों से घुसा था, रास्ते के जितने भी गांव थे सब गांवों को जलाता हुआ आगे बढ़ा था। उत्तरी आरकोट में अंग्रेज किला हुआ करता था, उस किले की उसने घेरेबंदी कर ली थी। यद्यपि कंपनी जो थी वो शांत नहीं थी, उसने भी बड़ी सैन्य टुकड़ी भेजी, लगभग 5,000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी। जब उनकी तरफ से एक बड़ी सैन्य टुकड़ी चली तो हैदर अली ने टीपू सुल्तान को अपने एक सैन्य बल के साथ आगे बढ़ाया ताकि वो जा करके ब्रिटिश टुकड़ी को, ये जो नई टुकड़ी आ रही थी, इसको रोकने का प्रयास करे।
इसी दौरान मद्रास से लगभग 233 किलोमीटर उत्तर में कर्नल हेक्टर मुनरो डेरा डाले बैठा हुआ था और उसको भी एक्टिव करने के लिए गुंटूर से विशेष सैन्य बल भेजा गया था ताकि वो भी सक्रिय हो जाए और हैदर अली का ये जो बहुत बड़ा अभियान था जिसमें लगभग 80,000 सैनिक लेकर के वो चला था उसको किसी तरीके से रोकने का प्रयास किया जाए। कर्नल मुनरो के लिए जा रही कर्नल बेली की टुकड़ी जो उसको आपूर्ति करती, उस टुकड़ी को पोलीलूर में टीपू सेना ने भारी गोलाबारी करके आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। यद्यपि विलियम बेली की जो टुकड़ी थी वो छोटी नहीं थी, 3,820 सैनिक थे उसके साथ। और जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, ये जो 2,000-2,500 की ब्रिटिश या कंपनी की सेना होती थी ये बहुत आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित होती थी, जिनका सामना भारतीय अप्रशिक्षित या फिर पुरातन तरीके से प्रशिक्षित जो सैनिक होते थे वो कर नहीं पाते थे। और ये जो आक्रमण टीपू सुल्तान ने पोलीलूर में किया था, इस आक्रमण में कब हो सकता था टीपू सुल्तान कमजोर पड़ जाता और इस बात की आशंका हैदर अली को थी कि टीपू सुल्तान कमजोर पड़ सकता है। तो हैदर अली भी अचानक ही अपने घुड़सवारों के साथ इस टुकड़ी पर कूद पड़ा था। कर्नल बेली ने बताते हैं अपनी क्षति को कम करने के उद्देश्य से एक चतुर्भुज आकृति बना ली थी, लेकिन हैदर अली के घुड़सवारों ने उसको तोड़ दिया। अगर हैदर अली के घुड़सवार नहीं आते तो उसे भेद पाना टीपू के लिए कठिन होता। इस हमले में लगभग 336 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। ब्रिटिश सैनिकों का मारा जाना समकालीन परिवेश में अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार मानी जा सकती है। और पोलीलूर की यह घटना घटित होने के बाद मुनरो जो था वो वापस मद्रास की तरफ चला गया। बताते हैं जब वो मद्रास के लिए जा रहा था तो उसने अपना सामान और गोला बारूद जो था वो कांचीपुरम के एक तालाब में छिपा दिया था। 3 नवंबर 1780 हैदर अली ने मुनरो का पीछा करने के बजाय आरकोट की घेरेबंदी कर ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। हैदर अली ने ये जो घटना की थी, ये घटना एक तरीके से कंपनी को पुनर्जीवित करने का प्रयास था। मद्रास से सर आयर कोटे के अभियान को हरी झंडी दिखाई गई और सर आयर कोटे महत्वपूर्ण सेनापति सिद्ध हुआ है भारतवर्ष में कंपनी के अभियानों में। बताते हैं कि प्रारंभ उसका हुआ चिदंबरम से और चिदंबरम की लड़ाई में सर आयर कोटे जो था वो हैदर अली से पराजित तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसने हैदर अली को लगातार पराजित किया। पोर्टो नोवो की लड़ाई में, पोलीलूर की लड़ाई में, सोलिंगूर की लड़ाई में। ये जो आयर कोटे का अभियान था, इस अभियान ने हैदर अली को हिला करके रख दिया था। हैदर अली की स्थिति ये आ गई थी कि वैंडीवास की, जिसे बंदीवसी कहते हैं, उसकी घेरेबंदी टीपू सुल्तान ने की हुई थी
वो घेरेबंदी उसको उठानी पड़ी। दो जगह की घेरेबंदी चल रही थी, एक वेल्लोर की थी, एक वंडीवशी की थी। वंडीवशी की जो घेरेबंदी थी उसको उठाना पड़ गया था। 1781 में लॉर्ड मैकार्टनी को गवर्नर मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया और इसी समय ब्रिटेन और डच के बीच में युद्ध भी प्रारंभ हो गया। बताते हैं नवंबर माह में नागापट्टनम के केंद्र पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। नागापट्टनम डच केंद्र था, लेकिन विशेष बात यह थी कि नागापट्टनम में हैदर अली के लगभग 2000 सैनिक भी तैनात थे। अन्नागुडी में, जो तंजौर के पास ही था, वहां पर कर्नल ब्रेथवेट और टीपू के बीच में युद्ध हुआ और टीपू ने यहां पर ब्रेथवेट को पराजित कर दिया। इसके बाद 1782 में गर्मियों में बॉम्बे से एक सैन्य बल तेलीचेरी के लिए चला। ये जो बल था, इस बल का प्राथमिक उद्देश्य था कि मालाबार तट पर जितने भी हैदर अली की रियासतें हैं, उन रियासतों को समाप्त कर दिया जाए, उन पर अधिकार कर लिया जाए। अन्नागुडी और चित्तूर के जो युद्ध हुए, ये भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण युद्ध इसलिए माने जाते हैं कि हैदर अली तो एक सफल योद्धा था, एक सफल सेनापति था, ये बात सिद्ध हो चुकी थी। लेकिन उसका पुत्र क्या उतना ही सक्षम था, यह बात सिद्ध होनी अभी शेष थी। बताते हैं अन्नागुडी और चित्तूर के युद्धों में टीपू को अकेला पूरा नियंत्रण दिया गया और अपने सेनापतित्व में इन दोनों युद्धों को उसने जीता। और इतिहासकार जब इसको देखते हैं तो बताते हैं कि दोनों ही युद्धों में टीपू और भी अधिक पारंगत और शक्तिशाली सेनापति दिखाई दे रहा था। जब बॉम्बे का सैन्य बल तेलीचेरी के लिए चला और उसने मालाबार के तटों पर जितने भी क्षेत्र थे उनको जीतना प्रारंभ कर दिया, तब टीपू ने अचानक ही मालाबार का रुख किया। बताते हैं पानियानी नामक स्थान पर जाकर के उसने डेरा डाला। टीपू को रोकने के लिए बॉम्बे से एक नया सैन्य बल रवाना किया गया, जो जनरल मैथ्यूज के सेनापतित्व में था। बताते हैं कि इसी समय हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू कुछ समय के लिए मालाबार तट से हट गया, लेकिन टीपू जब हैदर अली की अंतिम क्रिया को पूरा करने के लिए गया, उसी दौरान मैथ्यूज ने बडनौर पर अधिकार कर लिया, चूंकि टीपू वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन टीपू अप्रत्याशित तौर पर वापसी करता हुआ दिखता है और उसने न केवल मैथ्यूज को गिरफ्तार किया, बल्कि उसकी पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया। बताते हैं कि उसने पकड़े गए सैनिकों को जहर पीने के लिए विवश किया था। जब टीपू मालाबार में व्यस्त था, उसी समय मद्रास के जनरल स्टुअर्ट ने आगे बढ़कर कुडलूर की घेरेबंदी कर ली थी। कुडलूर में फ्रांसीसी सेनापति बेली डी सफ्रेन पहले से ही तैनात था, जो उस कुडलूर की मैसूर छावनी जो थी उसकी सुरक्षा में लगा हुआ था। सफ्रेन जो था, उसने बताते हैं स्टुअर्ट को पीछे ढकेल दिया था। सफ्रेन ने जो आपका कुडलूर था उसको बहुत सशक्त बना रखा था।
बताते हैं कि गवर्नर मैकर्टनी और जनरल स्टुअर्ट के बीच में गंभीर मतभेद भी चलते थे और गवर्नर ने लंदन को यह रिक्वेस्ट की थी कि स्टुअर्ट को वापस बुला लिया जाए और इसी समय जनरल स्टुअर्ट को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था। इसी समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में शांति स्थापित हो गई और शांति स्थापित हो जाने के कारण दोनों के मध्य भारत में भी शांति स्थापित हो गई। 1783 में ही लंदन मुख्यालय से कंपनी को एक संदेश आ गया कि वे टीपू के साथ समझौता कर लें, शांति स्थापित कर लें। लंदन मुख्यालय के जो आदेश थे उन आदेशों का अनुपालन करते हुए कंपनी ने टीपू सुल्तान को शांति वार्ता के लिए निवेदन किया और इसी का परिणाम हुई मंगलौर की संधि। 11 मार्च 1784 को मंगलौर की संधि पर दोनों लोगों के दस्तखत हुए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र खाली करने का आश्वासन दिया। दोनों ही पक्षों ने जो बंदी बनाए गए थे उनको बिना शर्त छोड़ने का भी आश्वासन दिया। लेकिन मंगलौर की संधि जो थी, इस संधि को लेकर के तरह तरह की आशंकाएं और भय पैदा हो गए। बताया जाता है कि ब्रिटेन में मंगलौर की संधि को भारत में कंपनी के अंत के तौर पर देखा जाने लगा। मंगलौर की संधि देखी जाए तो काफी अपमानजनक परिस्थितियों में की गई। जो मंगलौर कंपनी जीतना चाहती थी, अपने अधिकार में लेना चाहती थी, उसी मंगलौर में पहुंच करके यानी पश्चिमी घाट पर पहुंच करके टीपू ने मद्रास के प्रेसिडेंसी को कहा कि आप यहाँ चल करके आएं और यहाँ पे हम लोग इन शर्तों पर हस्ताक्षर करेंगे। विशेष बात यह है कि मंगलौर जो था वो पहले कंपनी ने जीत लिया था, फिर वापस टीपू ने जीत लिया था। यानी अब जो मंगलौर की स्थिति थी वो ये थी कि मंगलौर कंपनी हार चुकी थी और टीपू एक जीते हुए क्षेत्र में बैठा हुआ था और वहां कंपनी को बुला करके वो हस्ताक्षर करवा रहा है। सामान्य तौर पर सैन्य भाषा में यह शर्मनाक था और कंपनी के लिए ये माना जाने लगा कि अब भारतवर्ष में कंपनी का भविष्य समाप्त है। टीपू एक बड़ा खतरा था। कंपनी के कमिश्नर को खुद मद्रास से मंगलौर जाना पड़ा और जा करके वहां पर उसने हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन में तो इतनी घबराहट हो गई कि कंपनी के शेयर जो थे उसके दाम गिरने लगे। चूंकि ब्रिटेन ने अमेरिका में अपने बहुत सारे उपनिवेश खो दिए थे, अब वो नहीं चाहता था कि भारत में उसका जो उपनिवेश है वह भी खो जाए, तो उसके लिए चिंता बढ़ गई थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भी लाया गया। जहां तक वारेन हेस्टिंग्स की बात की जाए, हमने बताया है कि पिछले वीडियोस में बताया कि वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो पहली बार किए जाने थे वो सब वारेन हेस्टिंग्स ने किए। लॉर्ड मैकाले जब वारेन हेस्टिंग्स का मूल्यांकन करते हैं तो बताते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी सरकार को तोड़ दिया। जो डुअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित की थी, वो विशेष निर्देश हुए थे लंदन से कि उसको खत्म कर दिया जाए, और जब वो गवर्नर जनरल बना तो पहला काम उसने यही किया।
मैकाले लिखते हैं कि उसने पूरा नियंत्रण अंग्रेजी हाथों में ले लिया। अराजकता के बावजूद उसने शांति की स्थापना की। एकमात्र क्षेत्र जिसमें ब्रिटेन ने कुछ भी नहीं खोया, वह क्षेत्र वह था जिसमें उसके हित वारेन हेस्टिंग्स के हाथों में सौंप दिए गए थे। यूरोपीय तथा एशियाई शत्रुओं के अधिकतम होने के बावजूद भी पूर्व में हमारी कंपनी की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। मैकाले का ये जो मूल्यांकन है, ये कठिन परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों की तरफ इशारा करता है। ये सभी काम आसान नहीं थे जो उसने खुद किए, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल के पद से हटा तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, और उन महाभियोगों का जवाब देते हुए खुद वारेन हेस्टिंग्स ने क्या कहा था? वारेन हेस्टिंग्स कहता है, मैंने उन उपनिवेशों को जो वहां यानी भारत में, मैंने उन उपनिवेशों का जो वहां आपके पास थे विस्तार किया, उन्हें संवारा, मैंने उनकी रक्षा की, मैंने इसकी फौजों को प्रभावपूर्ण तथा कम खर्च उपायों से अज्ञात तथा भड़के हुए उन प्रदेशों में तुम्हारे अधिकृत उपनिवेशों के समर्थन के लिए भेजा। यानी यहाँ के जो लोकल लोग थे, अगर वो भड़के हुए थे तो उसका कारण था क्योंकि आपने उसको उपनिवेश बनाया था, और वो गलती वारेन हेस्टिंग्स की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने जा करके उनको सबको शांत किया। वारेन हेस्टिंग्स बताता है, मैंने बंबई को अपमान तथा अवनति से और मद्रास को पूर्ण हानि तथा अपमान से बचाया। मैंने उन युद्धों को शांत करने का प्रयत्न किया जो आपके तथा दूसरों के कारण प्रारंभ हुए थे, मेरे कारण नहीं। मैंने शत्रुओं का दूर दूर तक पीछा किया ताकि आने वाले समय में जो आपके गवर्नर जनरल होंगे उनको ये समस्या कम हैंडल करनी पड़ेगी। मुझे संदेह है, ये लॉर्ड कर्जन लिखते हैं, मुझे संदेह है कि सार्वजनिक मामलों के संपूर्ण इतिहास में किसी व्यक्ति पर इतनी निर्दयता से दोषारोपण किया गया हो अथवा इतनी दृढ़ता से उस पर महाभियोग चलाया गया हो। कर्जन साहब लिखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के लिए, प्रतिशोध लेने वाले शत्रुओं से घिरा हुआ, कौन? वारेन हेस्टिंग्स। प्रतिशोध लेने वाले शत्रुओं से घिरा हुआ, अपनी काउंसिल में प्रतिदिन अपमानित और पराजित, उसके काउंसिल मेंबर्स उसको सपोर्ट नहीं करते थे, अपने साथियों द्वारा नीच दोषों तथा अभियोगों से कलंकित, निरंतर ऐसी परिस्थितियों से जूझता हुआ जिनसे घिरकर कोई वीर से वीर मनुष्य भी घबरा जाए, जिसका कोष खाली हो, जिसके कर्मचारी असंतुष्ट हों और जिसका खुद का स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा हो। हेस्टिंग्स ने ऐसे धैर्य, सहनशीलता, साधनों की अनेक विधता, आत्मसंयम प्रकट किया जिसकी ऐसे चरित्र से अपेक्षा की जा सकती है। लॉर्ड कर्जन लिखते हैं कि वह पूर्ण रूप से जागरूक तथा सावधान था, अपनी शक्ति और योग्यता के बारे में भली प्रकार से भिज्ञ था, और शायद इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना उसने सफलतापूर्वक किया।
भारत में वारेन हेस्टिंग्स के प्रोफेसर एम डेविस लिखते हैं कि भारत में वारेन हेस्टिंग्स की सफलताओं का मूल्यांकन अन्य सामान्य साम्राज्य निर्माताओं की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। डेविस साहब कहते हैं कि जैसे कितनी लड़ाइयां जीती गईं, कितने शत्रु नष्ट किए गए, कितने वर्ग मील क्षेत्र को जीता गया और अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, कितनी लूटमार की गई और कितनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये सब वो कसौटियां हैं जो सामान्य तौर पर साम्राज्य निर्माताओं की उपलब्धियों को देखने के लिए, उनका आकलन करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो प्रोफेसर एम डेविस कहते हैं ऐसी कसौटियों पर वारेन हेस्टिंग्स को कतई भी मत कसिए। तो क्या कहते हैं, इसके लिए हमें उसके शासन के आरंभ तथा अंत में भारत के साम्राज्य की स्थिति तथा विस्तार आदि की तुलना करनी चाहिए। एक ओर मुंबई तथा मद्रास के तट पर दो प्रदेश कमजोर थे। बंगाल का प्रांत विस्तृत होकर भी अकालग्रस्त था, अराजकता से पूर्ण और कमजोर प्रशासन से युक्त था। एक देशी राज्य से कमजोर सा गठबंधन था, कोई मित्र नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी, कंपनी का खजाना भी खाली था, अफसर भ्रष्ट हो चुके थे। दूसरी ओर एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण हो रहा था जो अपने आप में भारत का एक दृढ़ राज्य बन रहा था। उसकी नींव सुरक्षित थी, उसका पालन पोषण अनेक प्रकार की संधियों से किया जा रहा था। उसको भारत का बड़ा जनसमूह आदर और सद्भावना के साथ देख रहा था। वारेन हेस्टिंग्स को आवश्यकता इस बात की थी कि उसी योग्य राजनीतिज्ञ को शासन की बागडोर सौंपी जाए जो इसको महान शक्ति में परिवर्तित कर दे। और एम डेविस कहते हैं यही तुलना जो है, जो वो बता रहे हैं, यह तुलना वारेन हेस्टिंग्स की सफलता की अच्छी परिचायक है। तो विभिन्न विश्लेषकों ने अलग अलग ढंग से वारेन हेस्टिंग्स का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है और मैं अपनी पूरी श्रृंखला के दौरान इसी बात पर बल देता रहा हूं कि चूंकि वारेन हेस्टिंग्स कंपनी का भारतवर्ष में पहला गवर्नर जनरल था जो कंपनी के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए चुना गया था, आज वो सर्वोच्च पद पर पहुंचा था जिसको नागरिक प्रशासन भी देखना था और इन सब चुनौतियों का अत्यंत सफलता से उसने सफलता से सामना किया और उसने जितनी भी उपलब्धियां भारतवर्ष में प्राप्त की, संभवतः किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। धन्यवाद।